आज हम अपने स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हिस्टोरिकल स्कूल की बात करेंगे। जी हाँ, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स में, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो हिस्ट्री है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उस स्कूल के बारे में किसने बताया। अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो दिया गया, जो इनके फाउंडर थे वो थे आपके फ्रीडरिच कार्ल वॉन सेविग्ने। फ्रीडरिच कार्ल वॉन सेविग्ने जो है, इनका टाइम पीरियड रहा 1779 से लेके 1861 तक। इनके हिसाब से लॉ जो है वो फाउंड किए गए थे, बनाए नहीं गए थे। ये कहते हैं लॉ को ढूंढा गया था, बनाया नहीं गया था। ये एक नेशनल कैरेक्टर का होता है, जो लॉ होता है वो नेशनल कैरेक्टर का होता है। ये एस्टेब्लिश किया जाता है सोसाइटी लाइक लैंग्वेजेस एंड मैनर्स। लैंग्वेज एंड मैनर्स के साथ ये चीज़ों के साथ इवॉल्व होता है। सेविग्ने के अकॉर्डिंग लॉ ग्रोज विद नेशन। लॉ जो है वो नेशन के साथ साथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है और सोसाइटी के ख़त्म होने के साथ साथ डिसॉल्व भी हो जाता है। मतलब ये सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से बनता है। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ इज़ ए लैंग्वेज दैट चेंजेस विद टाइम एंड सोसाइटी। लॉ एक ऐसी भाषा है जो टाइम और सोसाइटी के साथ साथ चेंज होती है। हर किसी के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। हर कोई इसको अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है। आम आदमी के लिए लॉ का मतलब क्या है, अगर आप गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसी का यही इनका समझने का तरीका है। मगर लॉ एग्जिजरेशन है किसका? कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, कन्वेंशंस का, धार्मिक परिस्थितियों का, इन सब चीज़ों का एक एक्सटेंशन है। वो बिलीव नहीं करते नेचुरल लॉ में। वो कहते हैं डिवाइन लॉ कुछ नहीं होता, नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता, जो होता है हिस्टोरिकल स्कूल होता है। बेस्ड ऑन पीपल एंड सोसाइटी। इनका जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो लोगों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। वो ये कहता है सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी की नीड्स चेंज होती है, लोगों के सोच बदलती है और नीड के हिसाब से ही जो लॉ है वो बनने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे देश में जो डाउरी दिया जाता था लड़की को, वो लड़की के पेरेंट्स अपनी खुशी से देते थे अपनी लड़की को एज अ गिफ्ट। बट ये धीरे धीरे ट्रेडिशन बन गया और ट्रेडिशन बनते बनते लड़के वालों के मन में इतना लालच आने लगा कि उनको ऐसा लगने लगा कि ये तो हमारा हक है और वो इसको हक से मांगने लग गए। अब वो उस हक को इतना ज़्यादा उसको लेके डेस्परेट हो चुके हैं कि अब वो लड़कियों को मारना तक शुरू कर दिया उन्होंने इसके लिए। तो पहले डाउरी प्रिवेंशन एक्ट की ज़रूरत नहीं थी, बट जैसे जैसे समाज में इसकी नीड महसूस हुई वैसे डाउरी प्रिवेंशन एक्ट बन गया। इसी तरीके से अब हमारे जो आईपीसी के को जो बीएनएस बनाया गया है उसमें कुछ साइबर क्राइम्स को लेकर पनिशमेंट्स इन्वॉल्व की गई हैं। पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले कभी साइबर क्राइम थे ही नहीं, तो ज़रूरत पड़ेगी तभी तो आप उसको डालेंगे। तो यही समझाना चाह रहा है हिस्टोरिकल स्कूल की जैसे जैसे समय की ज़रूरत होती है, नीड पड़ती है, वैसे वैसे इन्वेंशन हो जाता है चीज़ों का। अब इसमें जो एक और हिस्टोरियन जो थे, जो जूरिस्ट थे, उनका नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू भी एक अलग ही मतलब सोच के साथ थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में वो कहते थे लॉ जो है मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल। लोगों की नीड के हिसाब से लॉ को मॉडिफाई किया जाता है। बट सेविग्ने ये भी कहते थे कि हम लोगों के लीगल सिस्टम को समझने में फेल हो जाएं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हमें हिस्ट्री एंड ओरिजिन को पढ़ना आना चाहिए। पास्ट में लॉ क्या था ये पहले समझना पड़ेगा। अगर आपको पास्ट के लॉज के बारे में नहीं पता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रेजेंट लॉ। हर सोसाइटी के अपने नियम हैं, जो फिट जिस सोसाइटी में हो जाए उसी को उसका लॉ बना देना चाहिए। अब इसी चीज को बढ़ावा देते हुए सेविग्ने ने वॉकजेस थ्योरी, या जिसको हम प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं फॉक्जेस थ्योरी, दी थी। जी हाँ, फॉक्जेस थ्योरी जो है वो बताती है, लिटरल जिसका मीनिंग है लोगों की इच्छा। वो कहते हैं लोगों की इच्छा के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। लॉ डिपेंड करता है हिस्ट्री पे, पब्लिक के फेथ पे, उनकी पब्लिक कॉन्शियसनेस पे, और लॉ की जो नेशनल स्पिरिट है वो है फॉक्जिस्ट। अब लॉ जो है वो फाउंड है, नॉट मेड, एंड कस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। इसीलिए लॉ जो है सोसाइटी पे लोगों के विल पर बनता है। इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। उनको कहा गया ये जो थ्योरी है वो इनकंसिस्टेंट थ्योरी है। मतलब ये आप एक तरफ तो इसको यूनिवर्सल बोलते हो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एक तरफ आप बोलते हो अलग अलग सोसाइटी पे अलग अलग है। तो इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा, फॉक्जिस्ट को ज़्यादा ही एम्फेसिस कर दिया गया, जबकि हर चीज़ लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। कस्टम्स आर ओवररेटेड। इसमें कस्टम्स को बहुत ज़्यादा ओवर रेटिंग की दी गई, कस्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जबकि हर जगह कस्टम्स काम नहीं आते।
बहुत सारी चीज़ें सेविग्ने की फॉक्सिस थ्योरी में अनएक्सप्लेन्ड रही, जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था और सेविग्ने उसका आंसर नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी चीज़, सेविग्ने ने जज मेड लॉज, मतलब कि जो जजेस ने कानून बनाया, जिनको हम प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, उसको इग्नोर कर दिया था। तो ये थी आपकी सेविग्ने की फॉक्सिस थ्योरी के बारे में, जो हिस्टोरिकल स्कूल में ही आता है। अब हिस्टोरिकल स्कूल में ही दूसरा जो ज्यूरिस्ट है वो है पुचता। अब पुचता क्या है? पुचता का टाइम पीरियड था 1798 से लेके 1856 तक। अब पुचता जो थे वो सेविग्ने के ही स्टूडेंट थे, बट इनके आइडियाज कुछ लॉजिकल थे और कुछ इम्प्रूव्ड थे सेविग्ने से। उन्होंने लॉ की जगह पर जो वर्ड यूज किया प्रॉपर, वो यूज किया राइट। और वो ये कहते थे लोग यूनिटी में रहते हैं मगर बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। लॉ आया, उसके बाद स्टेट बना, मगर लोगों को खाली आप सोर्स ऑफ लॉ नहीं मान सकते। फॉक्सिस थ्योरी को ये भी अपनाते थे, मगर ये भी कस्टम को सुपीरियर बोलते थे। तो कहने का मतलब यह, पुस्ता जो थे वो आपके सेविग्ने को ही फॉलो करते थे, बट उन्होंने थोड़े से इम्प्रूव्ड एंड लॉजिकल आइडियाज दिए थे। इसके बाद आए सर हेनरी मैने। सर हेनरी मैने का जो टाइम पीरियड रहा वो 1822 से 1888 तक का रहा। उन्होंने एक्सप्रेस किए सेविग्ने के ही आइडियाज, मगर उन्होंने उससे ज़्यादा काम किया, सेविग्ने से ज़्यादा। वो ये कहते थे चेंजेस जो आते हैं सोसाइटी में, जो हम कह रहे हैं चेंजेस के साथ साथ लॉ आता है, चेंजेस आर ऑलवेज नॉट बेटर। मतलब हमेशा चेंज होना बेटर नहीं होता, कभी कभी चेंज होना जो है वो सोसाइटी के लिए खराब भी होता है। तो लेजिस्लेशंस पे वो बिलीव नहीं करते थे ज़्यादा। वो कहते थे इन पे लगातार काम होना चाहिए, और जुडिशियल लेजिस्लेशंस पे तो इनका ट्रस्ट बिल्कुल ही नहीं था। मैंने ने सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक स्टैटिक सोसाइटी और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी उनके हिसाब से वो सोसाइटी होती थी जो बिल्कुल भी जिसमें डायनामिज्म नहीं था, और प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो चेंज होती थी। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी में वो 4 स्टेजेस बोलते हैं, वो कहते हैं 4 स्टेजेस होते हैं एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। सबसे पहले उसमें डिवाइन लॉ आता है, नंबर 1 इज डिवाइन लॉ। दूसरा जो आता है, उन्होंने कहा उसमें कस्टमरी लॉ, जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं वो आता है। डिवाइन लॉ मतलब भगवान के दिए गए नियम, कस्टमरी लॉ मतलब जो कस्टम से। तीसरा, लॉज गिवन बाय प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं, उनके द्वारा जो नियम दिए गए उसको कहते हैं नॉलेज बाय प्रीस्ट। एंड लास्ट वन इज कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ क्या होते हैं? कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है जो लॉज ऐसे जो कोडिफाई हो चुके हैं, जैसे आईपीसी वगैरह, ये सब कोडिफाइड लॉ हैं। तो बेसिकली आपके ये 4 तरह की स्टेजेस हैं जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर होती हैं। सबसे पहले डिवाइन लॉ, फिर आपका कस्टमरी लॉ, देन आपका लॉ बाय प्रीस्ट, एंड फाइनली कोडिफाइड लॉ। ये थी आपकी सर हेनरी मैने की सोच। अब हेनरी मैने ने एक थ्योरी दी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो थ्योरी ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, अब स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पहले लोग जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशंस डिफाइंड थी, मगर धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ आ गए। जैसे कि आपने सुना होगा अक्सर, धोबी का बेटा धोबी, नाई का बेटा नाई, मोची का बेटा मोची, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन। पहले ऐसा होता था कि जिसके फादर का जो ऑक्यूपेशन है उसके बच्चे को भी वही ऑक्यूपेशन अपनाना पड़ता था, और वही उसकी सोशल स्टेटस था, वही उसकी पहचान थी। क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुआ करते थे, पहले सोशल पोजीशन फिक्स्ड होती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ी, लोग सोसाइटी बनाई, उन्होंने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगे वो एक दूसरे के साथ। और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो टाइम के चेंजेस के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे वो उनकी वजह से उनके ऊपर इम्पोज किया गया। अब उनको सोशल स्टेटस के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जाता, उनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। चीज़ें वही हैं, जैसे मास्टर सर्वेंट जिनको पहले कहा जाता था, अब उनको एम्प्लॉय बोला जाता है। चीज़ें तो वही हैं, मास्टर सर्वेंट मालिक नौकर, एम्प्लॉय मालिक नौकर, है तो चीज़ें वही, बट उनका नाम चेंज हो गया। तो इसका जो सोसाइटी था, वो कहते हैं सोसाइटी चेंज हुई तो जो आपका स्टेटस था वो भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गए। तो बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल आपके 3 लोगों से बनता है, एक आपका सेविग्ने से, दूसरा पुचता से, और तीसरा आपका सर हेनरी मैने से। जिसमें सेविग्ने की जो थ्योरी थी फॉक्सिस थ्योरी, और जो आपकी लास्ट वाला था जिसमें सर हेनरी मैने ने आपका थ्योरी ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये दोनों ही थ्योरीज पेपर में पूछी जाती है, तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से डेवलप कीजिएगा। और अलग अलग स्कूल्स के बारे में जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको हर तरह के स्कूल की नॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई रिटर्न नोट्स चाहिए या कोई लीगल इशू है जिसके में आपको कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, दैट इज 9953308400। स्टे सेफ।